हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि शाखीय अभिक्रम के निर्माण के पद कौन कौन से होते हैं, किन किन स्टेप्स पे चल के हम शाखीय अभिक्रम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला फेज इसका आ रहा है उसे कहते हैं प्रीपेरेटरी फेज या तैयारी की अवस्था। ठीक है ना। तो तैयारी की अवस्था की हम बात करें तो बेटा तैयारी की अवस्था में हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, हमें क्या क्या काम करना चाहिए, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक एक काम को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो जो सबसे पहला वर्क होता है हमारा वो होता है प्रिपरेटरी फेज में। जो सबसे पहला वर्क होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक और यूनिट टू बी प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम करने के लिए विषय या इकाई का चयन करना। ठीक है, तो हम जिस क्लास को पढ़ाने वाले हैं, जिन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उनके मेंटल लेवल, उनके क्लास के लेवल, उनकी कक्षा, उनके विषय के हिसाब से शिक्षक किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर यूनिट या किसी पर्टिकुलर कंटेंट के लिए वो प्रोग्रामिंग करता है। तो सबसे पहला काम उसका यही होता है कि वो ये चयन करे कि वो किस विषय, किस कक्षा के लिए कौन से टॉपिक पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करने वाला है। जब आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करोगे, जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करोगे, तो यही सबसे पहला काम होगा। आपको ये ध्यान देना होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कक्षा के लिए आप प्लान बना रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो और किस टॉपिक के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक और यूनिट टू बी प्रोग्राम, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड, सिलेक्शन ऑफ ये प्रोग्राम करने के लिए विषय या इकाई का चयन करना। अब जो दूसरा इसका जो पार्ट होता है बेटा, वो पार्ट होता है संबंधित पूर्व ज्ञान की पहचान करना, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज। अब हम जिस टॉपिक के लिए या जिस कक्षा के लिए हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो हमारा जो सबसे दूसरा जो हमारा टास्क होता है, दूसरा कार्य हमारा ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें, हम इसकी पहचान करें कि जिन बच्चों के लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनका पूर्व ज्ञान क्या होगा, है ना। अगर हमें पूर्व ज्ञान नहीं पता होगा किसी बच्चे का, हमें ये नहीं पता होगा कि हम जिसे पढ़ाने जा रहे हैं वो पहले से क्या जानता है, तो उसके लिए हम अच्छे ढंग से हम कंटेंट नहीं बना तैयार कर सकते, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो हमारा दूसरा काम क्या होता है, उसकी कक्षा, उसके मेंटल लेवल, उसके आईक्यू लेवल, उस क्लास की आईक्यू लेवल, उस क्लास की मेंटल लेवल, उस कक्षा, उन बच्चों के आयु, ठीक है, उन बच्चों के स्थान के आधार पर हम इस बात की पहचान करें कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या होगा। आप जनरली अगर इसका एक एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि कक्षा 6 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो क्लास 6 में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, शहर में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में पढ़ने वाले बच्चे, या किसी पिछड़े इलाके में पढ़ने वाले बच्चे, या जंगल, वनों या पर्वतों पर जो स्कूल है, जो स्कूल रेगिस्तानों में है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के प्रीवियस नॉलेज में अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी कक्षा 6 के लिए अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हम ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं, इस मटेरियल से कौन से बच्चे पढ़ेंगे और उनका पूर्व ज्ञान क्या होगा। अब जिसका बेटा तो थर्ड स्टेप इसमें आता है। अब हमने क्या किया, हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, हमने बच्चों का पूर्व ज्ञान भी जान लिया, तब हमारा काम होता है निर्देशात्मक उद्देश्य लेखन, राइटिंग इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट।
राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम क्या होता है। आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी पढ़ी है, आपने डॉक्टर दवे की RCEM अप्रोच भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रॉबर्ट मेगर हैं, रॉबर्ट मिलर हैं, इन सब ने उद्देश्यों के बारे में या ऑब्जेक्टिव के बारे में पूरा पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, ठीक है। आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी कक्षा के लिए, किसी टॉपिक के लिए अगर ऑब्जेक्टिव की पहचान करनी है तो हमें सबसे पहले कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर हमें डायग्नोसिस करनी पड़ती है, फिर हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करना पड़ता है, उद्देश्यों की पहचान करना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी विषय, किसी टॉपिक के लिए ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लूम ने क्या दिया था? ब्लूम ने ऑब्जेक्टिव को 3 फेजेस में बांटा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर फेज, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक फेज। ऐसे ही अगर RCEM अप्रोच देखो तो RCEM अप्रोच में भी उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा गया था, आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। इन उद्देश्यों के आधार पर जो ये वर्गीकरण जो है, चाहे डॉक्टर दवे का वर्गीकरण हो, मिलर का हो, मेगर का हो, ब्लूम का हो, इन वर्गीकरण के आधार पर हम अपने विषय, अपने प्रकरण के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखते हुए हम उद्देश्यों की पहचान कर लेते हैं। अब हमें ये भी पता हो गया, हमारा टास्क भी क्लियर हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, हमें ये पता चल गया कि हम जब इस प्रोग्रामिंग को से बच्चे पढ़ेंगे उनमें क्या क्या चेंज आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा, वो नेक्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ कंटेंट। हम क्या करते हैं, हमें जो कंटेंट बनाना है उस कंटेंट की आउटलाइन भी तैयार कर लेते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या हुआ? आउटलाइन का मतलब ये हुआ, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लें, अगर हम मान लो अगर आप क्लास 8th में अगर आप हीट पढ़ा रहे हो या टेम्परेचर पढ़ा रहे हो या थर्मामीटर पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उसमें कौन कौन से सब पार्ट को आप इंट्रोड्यूस करोगे। आपने जो उद्देश्यों की पहचान करी है, उन उद्देश्यों के आधार पर ही आपको जो कंटेंट है उसका आउटलाइन बनाना होगा। अगर आपने अगर ऑब्जेक्टिव बनाया है, लर्नर विल एबल टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ थर्मामीटर, छात्र विभिन्न प्रकार के थर्मामीटरों की पहचान कर सकेंगे। अगर आपने उद्देश्य बनाया है तो निश्चित रूप से आपको आपका जो कंटेंट होगा उस कंटेंट में आपको केल्विन थर्मामीटर भी पढ़ाना पड़ेगा, सेल्सियस थर्मामीटर भी पढ़ाना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी पढ़ाना पड़ेगा, तभी वो इनकी पहचान कर पाएगा, ठीक है। अगर आपने उसमें आपके उद्देश्य में लिख दिया है कि बच्चा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन सीख जाएगा या डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में कन्वर्जन सीख जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके कंटेंट की आउटलाइन में उन फार्मूलों की भी बात आ जाएगी जो कन्वर्जन का फार्मूला है, और कन्वर्जन के प्रोसेस को भी आपको कंटेंट में शामिल करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है? यानी हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया, हमने जो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए, उन ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम क्या करते हैं, हम कंटेंट की आउटलाइन खींच लेते हैं कि हमारे कंटेंट में हमें किस किस पार्ट पे फोकस करना है। बात समझ में आ गई? अगर आप देखो, मैं फिर यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ाना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ाना है क्लास 6 में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि बच्चे ये जान पाएंगे कि विद्युत क्या होता है, बच्चे विद्युत धारा की परिभाषा जान पाएंगे, बच्चे विद्युत के प्रकार जान पाएंगे, बच्चे जो है करंट के बारे में जान पाएंगे, बच्चे वोल्टेज के बारे में जान पाएंगे। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लास 12 में पढ़ाएं तो हम क्या पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे वहां पे बच्चे अल्टरनेटिंग करंट को जान पाएंगे, ट्रांसफार्मर को जान पाएंगे, ठीक है, जनरेटर को जान पाएंगे, ठीक है, बायोसेवर्ट लॉ जान पाएंगे, फैराडे का लॉ जान पाएंगे। तो कहने का मतलब ये बेटा, जैसे ही क्लास बदल जाता है, टॉपिक वही रहने के बावजूद ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाता है, और जैसा ऑब्जेक्टिव होगा
हमें वैसे ही कंटेंट की आउटलाइन खींचनी पड़ेगी। तो बात समझ में आ गई। ये इसका जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है डेवलपमेंट स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ कंटेंट। अब जो फोर्थ या जो इसका लास्ट प्रिपरेटरी फेज का जो लास्ट काम होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइटेरियन टेस्ट, मानदंड परीक्षण का निर्माण करना। हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग सही है कि नहीं, हम जो मैटर बना रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्राइटेरियन डिसाइड करनी पड़ती है। आपने प्रीवियस क्लास में एनआरटी और सीआरटी क्राइटेरियन पढ़ा है, आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ा हुआ है, आपने रेमेडियल टेस्ट पढ़ा हुआ है, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा है, आपने समेटिव असेसमेंट पढ़ा है। ये सब क्या है, ये सब मानदंड परीक्षण, ये सब क्राइटेरियन टेस्ट हैं जिन टेस्ट के आधार पे ये चेक किया जाता है कि बच्चे का अचीवमेंट कितना हुआ। अगर लर्निंग हुई, बच्चा अचीव किया, तो निश्चित रूप से टीचिंग भी अच्छा होगा, टीचिंग टूल भी अच्छा होगा, पढ़ाने का मॉड्यूल भी अच्छा होगा। और अगर हम ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के सेंस में कहें तो प्रोग्रामिंग भी आपने अच्छे से करी होगी, तभी उनका आउटपुट अच्छा हुआ। क्योंकि अगर प्रोसेस अच्छा नहीं है, इनपुट अच्छा नहीं है, तो कभी भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन सकता। अगर बच्चे ने सीखा है तो इसका मतलब आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग सही है। तो बात समझ में आया। तो हम मानदंड परीक्षण का निर्माण कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को हम किस विधि से इसका मूल्यांकन करेंगे, इसके मूल्यांकन का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीजें हम पहले से ही तय कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लो, रिपीट कर लो। प्रिपरेटरी फेज या परिचय का जो भाग होता है, तो परिचय के भाग में हम क्या क्या करते हैं, हम प्रोग्राम करने के लिए विषय का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक और यूनिट टू बी प्रोग्राम, संबंधित पिछले ज्ञान की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज, निर्देशात्मक उद्देश्यों का लेखन करते हैं, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ कंटेंट। हम जो है कंटेंट जो हमें जिस कंटेंट में हमें प्रोग्रामिंग करनी है उसकी आउटलाइन को तैयार कर लेते हैं और मानदंड परीक्षण का निर्माण कर लेते हैं। ये सारा काम प्रोग्रामिंग करने से पहले की तैयारी है। इसको हम कह सकते हैं प्लानिंग स्टेज भी कह सकते हैं, इसको प्रिपरेटरी स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तैयारी या नियोजन की अवस्था होती है जो प्लान करने से पहले का सारा काम होता है। ठीक है, अब जो बेटा जो सेकंड फेज होता है उसे कहते हैं डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज का मतलब होता है अभिक्रम तैयार करने की अवस्था। ठीक है, यानी काम करने की अवस्था या विकास करने की अवस्था। इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में हम प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डेवलपमेंट फेज अगर हम ब्रांचिंग के लिए कर रहे हैं तो ब्रांचिंग के डेवलपमेंट फेज के दो पार्ट होते हैं, पहला होम पेज और दूसरा रॉन्ग पेज। ठीक है, या गृह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, गृह पृष्ठ, और रॉन्ग पेज को हम लिख सकते हैं त्रुटि पृष्ठ। फिर से सुन लो हिंदी वाले, गृह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ। ठीक है, अब जब हम होम पेज का निर्माण करेंगे बेटा, तो होम पेज के निर्माण में हमें कुल टोटल 4 स्टेप्स चलने पड़ते हैं। मैंने आपको ब्रांचिंग का जब कॉन्सेप्ट दे रहा था तो मैंने वहां आपको बताया था कि होम पेज में क्या होता है, हमें टेक्स्ट तैयार करना पड़ता है, हमें एक पैराग्राफ तैयार करना पड़ता है, हमें एक स्टडी मटेरियल तैयार करना पड़ता है, और उस स्टडी मटेरियल को हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो इस होम पेज में जो स्टडी मटेरियल होता है, जो राइट अप आप करते हैं, जो टेक्स्ट तैयार करते हैं, उस टेक्स्ट को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। जो पहला भाग होता है उसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट या परिचयात्मक पाठ। जो दूसरा फेज होता है उसे कहते हैं मेन टेक्स्ट या मुख्य पाठ। और जो तीसरा फेज होता है वो होता है कंक्लूसिव टेक्स्ट या सारांशात्मक कथन, या सारांशात्मक पाठ भी कह सकते हो। कथन और पाठ का मतलब एक ही है, तो चाहे आप कथन
के नाम से समझ लो, चाहे आप पाठ के नाम से समझ लो, मतलब एक ही है। और जो फोर्थ इसका स्टेप होता है वो होता है क्वेश्चनिंग का, यानी प्रश्नों के निर्माण का भाग होता है। तो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या होता है? जैसे मान लो हमें एक मैटर बनाना है, जैसे मान लो हमें हमारे चैप्टर का नाम है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, हम आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और हम इसके लिए अगर हम शाखीय विक्रम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्टरी फेज कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट का मतलब होता है हम फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के बारे में इस तरह से बात करें जो बच्चे पहले से जानते हैं, जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है उनकी बातों से स्टार्ट करते हुए हम टेक्स्ट तैयार करते हैं, तो उसको इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट कहते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमें फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की बात अगर करनी है तो इनका इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि आप सभी ने यह देखा होगा कि जब हमें बुखार आता है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सक एक मशीन द्वारा हमारे बुखार का मापन करता है। बुखार के माप करने के लिए वह जिस मशीन का प्रयोग करता है वही मशीन फ़ारेनहाइट थर्मामीटर कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हर बच्चा कभी न कभी बीमार पड़ा होगा, उसे फीवर आया होगा, और फीवर आया होगा तो डॉक्टर ने या घर पे उसके बुखार को टेस्ट करने के लिए वो एक थर्मामीटर का यूज जरूर किया होगा, ये उसका प्रीवियस नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसी प्रीवियस नॉलेज से हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट हमने बना लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। अब बात करते हैं हम मेन टेक्स्ट के। मेन टेक्स्ट में हम क्या करेंगे? मेन टेक्स्ट में हम वो बातें करते हैं जो बच्चों को पता नहीं है, हमें उनको सिखाना है। अब इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हमने जो आउटलाइन बनाई है, हमने जो ऑब्जेक्टिव के आधार पर हमने जो टेक्स्ट या मटेरियल की आउटलाइन बनाई है, अब उस आउटलाइन के पास जाएंगे और हम सोचेंगे कि अगर हमें फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पढ़ाना है तो हमें किन किन बातों की बात करनी है। तो हम उसमें किन किन बातों की बात कर सकते हैं? हम फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के चित्र की बात कर सकते हैं, हम फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के से हम जो उनका टेम्परेचर का रेंज है हम उसकी बात कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को किसने बनाया था हम उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट थर्मामीटर और सेल्सियस टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, हम उसकी बात कर सकते हैं। हम फिर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर और सेल्सियस थर्मामीटर के कन्वर्जन की बात कर सकते हैं। हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं। ये सारी बातें कहाँ पे आ गई? ये सारी बातें आ गई मेन टेक्स्ट के अंदर या मुख्य पाठ के अंदर, ये सारी बातें आ गई, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से। बच्चा का प्रीवियस नॉलेज क्या था? बच्चे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को देखे हुए हैं और अपना बुखार नापने में उसका इस्तेमाल किए हुए हैं। ये इनका जो है प्रीवियस नॉलेज हो गया। अब इस प्रीवियस नॉलेज से हमने टेक्स्ट जनरेट किया, वो हो गया इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। अब हमें उनको जो आज पढ़ाना है उस पढ़ाने वाली चीजों पे हमने मेन टेक्स्ट तैयार कर लिया, उन सारी बातों को हमने शामिल कर लिया। अब बात आता है बेटा कंक्लूसिव टेक्स्ट। कंक्लूसिव टेक्स्ट का मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने जिन जिन पॉइंट्स पे फोकस किया था मेन टेक्स्ट में, हम उसको समराइज कर देंगे, उसको कंक्लूड कर देंगे, उसकी मुख्य मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा देंगे, ताकि जो फोकस पॉइंट्स हैं आपके मेन टेक्स्ट का वो बच्चों को एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। इसे कहते हैं सारांशात्मक कथन या कंक्लूसिव टेक्स्ट। यानी जो हमने टेक्स्ट तैयार किया, जो स्टडी मटेरियल तैयार किया, जिसे बच्चे रीड करने वाले हैं, उस स्टडी मटेरियल में हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया, इंट्रोडक्टरी, मेन टेक्स्ट और कंक्लूसिव टेक्स्ट। हम इन तीनों तरह के टेक्स्ट को आपस में जब सबमर्ज कर देंगे इसी सीक्वेंस में, तो हमारे होम पेज का सबसे मेजर वर्क हमारा काम हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट तैयार हो जाएगा। अब जब टेक्स्ट तैयार हो जाएगा
तो हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे। मैंने बताया था कि ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है। मैंने बताया था यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, या हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मेन टेक्स्ट में हमने जो जो पढ़ाई है, या हमने असेसमेंट के समय हमने जिन जिन पॉइंट पे फोकस किया था, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव का हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, या हमने जो मेन टेक्स्ट में हमने जो कंटेंट डेवलप किया था, उनमें से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में हम क्वेश्चन का निर्माण कर लेते हैं बेटा। ये होता है अब मेरा होम पेज तैयार हो गया। तो होम पेज में कितने पार्ट, मेजर 2 पार्ट। पहला पार्ट है टेक्स्ट वाला, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन वाला। टेक्स्ट वाले पार्ट को तैयार करने के लिए हमें उसको 3 सब पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी, मेन और कंक्लूसिव। तो इस तरह से हमारा होम पेज तैयार हो जाएगा। अब मेरा होम पेज तैयार हो गया, अब हमारी बात आती है रॉन्ग पेज की। ठीक है, रॉन्ग पेज को एक तरह से हम फीडबैक पेज भी कहते हैं, मैंने बताया था। और इसमें बेटा 2 तरह के पेज बनते हैं, फॉर रॉन्ग आंसर एंड फॉर राइट आंसर। ठीक है, तो मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने 4-4 MCQ, आपने 4-4 ऑप्शन दिए, या आपने 3-3 ऑप्शन दिए, आपने जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन हर ऑप्शंस के नए पेज बने हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने 4 ऑप्शन दिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उन 4 ऑप्शंस में से 3 रॉन्ग आंसर होगा, 1 राइट आंसर होगा। तो रॉन्ग आंसर के लिए भी आपको फीडबैक पेज तैयार करना पड़ेगा, और राइट आंसर के लिए भी आपको फीडबैक पेज तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये फीडबैक पेज में क्या होगा, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन बनाया, बुखार नापने के लिए किस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेल्सियस थर्मामीटर, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ऑप्शन सी केल्विन थर्मामीटर। ठीक है, मान लो हमने 3 ऑप्शन पे हमने MCQ बनाया, तो आप देख रहे हो कि आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 3 ये दोनों रॉन्ग आंसर हैं, और आंसर नंबर 2 जो है राइट आंसर है। तो आंसर नंबर जो रॉन्ग आंसर है बेटा, उस रॉन्ग आंसर के लिए भी हम अलग से पेजेस तैयार करेंगे। अब उस पेज पे क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने पहला ऑप्शन हमने लिया था सेल्सियस थर्मामीटर, तो जो रॉन्ग आंसर का पेज बनेगा, उस रॉन्ग आंसर के पेज पे सेल्सियस थर्मामीटर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, बच्चा उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो लास्ट में ये जान पाएगा कि हमारा आंसर सही है या हमारा आंसर गलत है। ठीक है, और सारे रॉन्ग आंसर को फिर से हम होम पेज से कनेक्ट कर देंगे, ताकि वो फिर से स्टडी करे। ठीक है, चाहे वो सेल्सियस का हो, चाहे वो केल्विन का। जो राइट आंसर होगा, उस राइट आंसर में हम फीडबैक देने से पहले हम उसको और बूस्टअप करेंगे। और बूस्टअप करने का मतलब फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के बारे में वहां पे हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उस इंफॉर्मेशन को एक बार वो फिर से रीड करेगा, और जो लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तब उसे पता चलेगा कि हमारा ये आंसर सही था। और जब वो जान लेगा कि हमारा आंसर सही है, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिंक कर जाएगा। ये रॉन्ग पेज है। फिर समझ लो, रॉन्ग पेज में 2 वैरायटी के पेजेस बनेंगे। एक बनेगा पेज फॉर रॉन्ग आंसर, और एक बनेगा पेज फॉर राइट आंसर। ठीक है, जो पेज रॉन्ग आंसर का पेज होगा, उस रॉन्ग आंसर के पेज पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और उस पेज को हम होम पेज से कनेक्ट कर देंगे। और राइट आंसर के पेज पे उस ऑप्शन की और डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और उस पेज को हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा
रॉन्ग पेज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हमारी हो जाएगी। जब ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग बेटा हमारी हो जाएगी तो जो अब बात आती है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन फेज की, जो इसका तीसरा पेज है। तो हमने जो प्रोग्रामिंग करी है वो प्रोग्रामिंग सही हुई है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग का टेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इस प्रोग्रामिंग हमने सही की है तो इस प्रोग्रामिंग से बच्चे निश्चित रूप से सीख पाएंगे, और अगर सीख पाएंगे तो हम उनको टेस्ट करके हम ये सर्टिफाइड कर लेते हैं कि हमारा जो हमने जो प्रोग्रामिंग करी है वो सही करी है। तो टेस्टिंग के लिए बेटा 3 बार हमको टेस्ट करना पड़ता है। जो पहला टेस्ट होता है उसे कहते हैं इंडिविजुअल ट्राई आउट या व्यक्तिगत परीक्षण। जब इंडिविजुअल ट्राई आउट करते हैं तो जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसे हम 4-5 विद्यार्थियों को देते हैं और कहते हैं कि इससे पढ़ने का प्रयास करो, और हम ये चेक करते हैं कि वो उन्होंने कितना अचीव किया। ठीक है, अगर उनका अचीवमेंट हो रहा है इसका मतलब हमारी प्रोग्रामिंग सही है। अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो उस प्रोग्राम से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सीख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशन करना होगा, वो गलत हो गया है, उसको सही करना होगा। हम फिर से प्रोग्रामिंग को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जब वो हमारा प्रोग्राम 4-5 लोगों पे ठीक हो जाता है, अब हम स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट करते हैं, एक लघु समूह परीक्षण करते हैं। लघु समूह परीक्षण में हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को हम 10 से 20 लोगों के बीच में चलाते हैं और 10 से 20 लोगों को हम पढ़ा कर देखते हैं कि क्या फिर से रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक आ रहा है तो सेकंड लेवल की परीक्षा में भी वो हमारा आपका टेस्ट पास हो जाता है, और अगर ठीक नहीं आ रहा है तो उसको हम फिर से करेक्ट करेंगे, फिर से इंडिविजुअल ट्राई आउट करेंगे, फिर से स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, फील्ड ट्राई आउट या क्षेत्र परीक्षण। फील्ड ट्राई आउट में हम करते क्या है, हम पूरे किसी एक एरिया या हम 400-500 के की सैंपलिंग में हम इसको टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, और हम देखते हैं क्या ये 400-500 लोगों को भी सही ढंग से सिखा पा रहा है क्या। अगर ये सिखा पा रहा है तो ठीक, ये पास हो गया। अब इस प्रोग्रामिंग को हम पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ये प्रोग्रामिंग आपका टेस्टेड होके हो गया। और अगर फेल हो जाता है तो फिर से करेक्शन, फिर से इंडिविजुअल ट्राई आउट, फिर से स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट, फिर से फील्ड ट्राई आउट करने के बाद ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम फील्ड ट्राई आउट को पास नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये तो बेटा ये तो टेस्टिंग का फेज हो गया। टेस्टिंग के फेज के बाद हमें इवेल्युएशन करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसका एरर रेट कितना आ रहा है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के लिए बेटा एरर रेट 20% से एबव नहीं होना चाहिए। अगर एरर रेट 20% या उससे कम आ रहा है, इसका मतलब हमने जो प्रोग्रामिंग करी है वो प्रोग्रामिंग सही है। तो एरर रेट का फार्मूला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, त्रुटि दर प्रतिशत में बराबर कुल त्रुटि गुणे 100 बटा कुल अनुक्रिया गुणे कुल विद्यार्थी। एरर रेट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एरर into 100 divided by total number of response into number of students। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम एरर रेट निकाल सकते हैं, और अगर एरर रेट 20% से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हमारी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, हमें उसे फिर से बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो दूसरा इवेल्युएशन का की क्राइटेरिया है उसे कहते हैं प्रोग्राम डेंसिटी या TTR। और आप देख रहे हो TTR का जो के वैल्यू का जो रेंज है वो 0.25 टू 0.33 के बीच में आना चाहिए, न तो 0.25 से कम आना चाहिए डेंसिटी और न तो 0.33 से ज्यादा डेंसिटी आना चाहिए। अगर इसके बीच में अगर डेंसिटी आपकी आती है प्रोग्राम डेंसिटी, इसका मतलब आपकी प्रोग्रामिंग सही है। इससे कम या ज्यादा आती है इसका मतलब आपकी प्रोग्रामिंग गलत है। आपको फिर से प्रोग्राम को ठीक करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे फार्मूला है TTR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पांस इन प्रोग्राम, यानी विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाओं की कुल संख्या बटे
टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड इन प्रोग्राम, ठीक है, अभिक्रम के लिए आवश्यक कुल अनुक्रियाओं की संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। एक बार फिर सुन लो, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं की कुल संख्या बटे अभिक्रम में आवश्यक अनुक्रियाओं की संख्या। क्लियर? ये फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले पे हम के आधार पे हम मूल्यांकन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग सही है कि नहीं। ठीक है, तो अभी आपके सामने हमने क्या क्या बताया, हमने आपके सामने शाखी अभिक्रम के निर्माण के समस्त पक्षों की बात की। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमारे पास है बना बनाया, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आपका नॉलेज और